अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शॉर्ट स्टोरी। हाउ आर यू? स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा। वहाँ बेटा उठ जाओ, देर हो रही है तुम्हें कॉलेज के लिए। मामा उठने लगी हूँ, अभी तो मैं सोई थी, इतनी जल्दी सुबह हो गई। वो सोचने लगी और जल्दी से उठी, वॉशरूम में बंद होगी। रेडी होने के बाद वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा कैसा है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? वो उनके गले में बाहें डालकर प्यार से बोली। जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है, बाहर वैन आकर आ जाएगी। सबीन बेगम बोली। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। बेटा आराम से नाश्ता करो ना। हाशिम साहब इसे प्यार से बोले। बाबा मैं लेट हो रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, वहां बोली। बाहर से वैन के हॉर्न की आवाज आने लगी। वो जल्दी से अपना बैग कंधे पर डालती, दोनों को खुदा हाफिज कहती बाहर निकल गई। जल्दी से वैन में सवार हुई और अपनी मखसूस सीट पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाकर बैठ गई। अलीसे कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। यार आज का टेस्ट तुमने याद किया है? हाँ यार मैंने तो किया है, लीजे बोली। यार फिर मुझे भी थोड़ी हेल्प करवा देना, मैंने तो नहीं किया। क्यों, तुमने क्यों नहीं किया? और क्या करती रही हो? और तुझे पता तो है प्रोफेसर नदीम कितने सख्त हैं, फिर भी तुम टेस्ट नहीं याद करके आई। यार मेरा फेवरेट ड्रामा देख रही थी, पहले देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला, बाद में टेस्ट की तैयारी करने लगी लेकिन पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई। वो मुस्किन शक्ल बनाकर बोल रही थी। अच्छा बहुत काम करती हो, टेस्ट को छोड़कर ड्रामा देखती रही हो, अली से बोली। यार तुझे पता तो है मुझे ड्रामे देखना कितना पसंद है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन ड्रामा देखना नहीं छोड़ सकती। चल अब मस्कीन शक्ल ना बना। तो मैं कोशिश करूंगी, अगर मौका मिला तो तुझे भी बताऊंगी। थैंक यू यार। वो खुश होती बाजू इसके गले में डाल दी। इनका कॉलेज आ गया। वो दोनों वैन से उतरी और कॉलेज के अंदर चली गई। वहां इसे ड्रामे की स्टोरी सुनाते सुनाते क्लास तक आ गई। थोड़ी देर बाद इनका फर्स्ट पीरियड शुरू हो जाना था। वो दोनों थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। स्कूल में भी वो एक साथ ही पढ़ती थी और अब कॉलेज में भी इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। और फर्स्ट लेक्चर शुरू हो चुका था। वो जल्दी से अपनी बुक्स निकाल कर जो टेस्ट मिला था इस पे नजर दौड़ाने लगी। यार मेरी तो दुआ है कि आज प्रोफेसर नदीम ना आए क्लास में, वहां बोली। यार इतना टाइम हो चुका है, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की तो आज भी नहीं करेंगे, अली से बोली। 10 मिनट गुजर चुके थे लेकिन अभी तक प्रोफेसर नहीं आए थे। अभी तक प्रोफेसर क्यों नहीं आए? प्रोफेसर नदीम तो कभी भी 1 मिनट भी नहीं लेट हुए और आज 10 मिनट हो चुके हैं। क्लास में एक लड़की खड़े होते हुए बोली। सब इसकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। मजीद 10 मिनट गुजरने के बाद प्रोफेसर नदीम के साथ एक और शख्स क्लास में दाखिल हुआ। पूरी क्लास ने सर नदीम को सलाम किया और फिर बैठ गए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा आज कॉलेज में लास्ट डे है, किसी मजबूरी की वजह से मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ। क्या सच्ची? वहां की हैरत के साथ साथ चीख भी निकल गई। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। जो प्रोफेसर के साथ खड़े शख्स की नजर इस पर पड़ी। सॉरी सर। वह सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर शर्मिंदगी से बोली। ये तूने क्या कर दिया अली से? इसको अपनी कोहनी मारते हुए आराम से बोली। यार मुझे पता नहीं चला, खुशी में मेरी चीख निकल गई। शुक्र है इन खड़ूस प्रोफेसर से हमारी जान छूटेगी, हर वक्त डांटते रहते हैं। वो इसे बहुत आराम आराम से बता रही थी। देखो बच्चों, आज से मेरी जगह प्रोफेसर रहमान आपको मैथ पढ़ाया करेंगे और मुझे उम्मीद है आप इनके साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे। अब मैं चलता हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये कहते वो पूरी क्लास को अल्लाह हाफिज कहते निकल गए। हेलो एवरीवन, आई एम रहमान गुलजार। मुझे वैसे मुझे अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोफेसर नदीम आपको मेरे बारे में बता चुके हैं। बाकी आप लोग आज अपना इंट्रो दें और फिर कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कल से प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होगा। सब बारी बारी अपना इंट्रो देने लगे। मेरा नाम माहा हाशिम है और सर मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी नहीं शौक, मुझे ड्रामे देखना बहुत पसंद है लेकिन घर वाले मुझसे ज़बरदस्ती स्टडी करवा रहे हैं। वो ये बोलती बैठ चुकी थी। पूरी क्लास का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। इसकी बात सुनकर रहमान के लोगों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो इस छोटी सी बच्ची को देख रहा था जो बहुत प्यारी थी और बातें भी प्यारी प्यारी कर रही थी। बाकी क्लास ने भी अपना इंट्रो दिया। ठीक है क्लास, सबका इंट्रो हो चुका है। मैं जो आपको ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में कोई भी बच्चा गैर हाजिर नहीं होगा, ना ही कोई बात करेगा, और अगर किसी को भी किसी किस्म का मसला है तो मेरे साथ डिस्कस करेगा। एक ओके प्रोफेसर, सब एक साथ बोले। ठीक है।
क्लास पे कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। रहमान एक नज़र माहा पर डालकर मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चला गया। शुक्र है यार सर नदीम से जान छूटी, अब ये सर पता नहीं कैसे होंगे, बातों से तो सख्त नहीं लग रहे थे। चलो देखी जाएगी जो कुछ भी हुआ, वो अलीजे से बोल रही थी। यार तुमने सर को ये क्यों बता दिया कि तुम्हें ड्रामे देखना पसंद है और पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो यार मैंने सच बताया है ना कि एमी प्रोफेसर मुझसे कोई उम्मीद ना रख ले, इसलिए मैंने सच बताया है कि अगर मुझे कोई चीज ना आए तो वो खुद ही समझ जाए कि इसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी तो ये ड्रामे देखती रहती है, वो मुस्कुरा कर बता रही थी। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत कमाल, दाद देनी पड़ेगी मुझे तो महा हाशिम को जो अपनी खूबियां गिनवा रही है। तो यार इसमें खूबियों वाली कौन सी बात है, मैंने सर को सब सच बता दिया है कि मुझसे सर कोई उम्मीद ना रखे। मैंने तुझे पता है ड्रामे देखने होते हैं, पढ़कर मैंने क्या करना है, वो बेजार से बोलने लगी। चल आज आप कैंटीन की तरफ चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। वो दोनों कैंटीन की तरफ चली गई और खाने के लिए ऑर्डर करने लगी। वो अलीजे को ड्रामे की स्टोरी सुनाने लगी। अलीजे बेजारी के साथ सुनने लगी। यह है हाशिम साहब की छोटी सी फैमिली, जिसमें इनकी एक ही बेटी और वो अपनी बेगम के साथ रहते हैं। बेगम का नाम सबीन है, जबकि बेटी का नाम महा है। हाशिम साहब का एक बिजनेस है जो वो अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर चला रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। महा एक बहुत ही प्यारी लड़की है जिसको पढ़ाई का कोई शौक नहीं, बस ड्रामे देखने का शौक है जो वो पूरा करती है। पढ़ाई के नाम पर इसकी जान निकलती है। एनुअल एग्जाम में भी वो बस इतनी ही पढ़ाई करती है कि जिससे पासिंग नंबर आ सके। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। ब्रेक के बाद वो अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी। ब्रेक के बाद वाला पीरियड भी प्रोफेसर रहमान का था। वो क्लास में नहीं आया था, इसी वजह से क्लास में हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका था। बच्चों ने पूरी क्लास को सर पर उठाया हुआ था। कुछ बच्चे बाहर जा रहे थे कैंटीन की तरफ, कुछ लाइब्रेरी की तरफ और कुछ क्लास में ही बैठकर बातें कर रहे थे। प्रोफेसर वहाज शोर सुनकर इनकी क्लास में दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजे पर बहुत जोर से हाथ मारा। सब बच्चे एकदम इनकी तरफ मतवज्जा हो गए। ये किस टीचर का पीरियड है? प्रोफेसर रहमान पूरी क्लास एक साथ बोली। तो अगर प्रोफेसर क्लास में नहीं आएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी क्लास को सर पर उठा लेंगे। वो गुस्से से बोले। सब बच्चे नजरें नीचे किए बैठे रहे। आइंदा अगर मुझे इस क्लास से शोर की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। वो ये कहते वहां से चले गए। पीछे सब फिर सरगोशियों में बातें करने लगे। छुट्टी का टाइम हुआ। दोनों दोस्तें वैन पर बैठी और घर के लिए रवाना हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामा। वो बैग एक साइड पर रखती इनके गले में बाजू डालती इनसे मिली। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया? जी मामा, वो बेजार से बोली। क्या हुआ, थक गई हो? जी मामा बहुत ज्यादा, मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ। चलो पहले कुछ खा लो फिर रेस्ट कर लेना, मैं तुम्हें जल्दी नहीं उठाऊंगी। चले मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप जल्दी से खाना लगाएं। वो कमरे की तरफ भाग गई। जल्दी से वो फ्रेश हुई और फिर बाहर आ गई। खाना खाकर वो दोबारा रूम में आई और ड्रामा देखने लगी। ड्रामा देखते वो सो गई। रात को इसकी अम्मी ने इसे उठाया। इसका उठने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी अम्मी ने इसे जबरदस्ती उठा दिया कि खाना खा लो फिर सो जाना। वो उठी, फ्रेश होकर बाहर आ गई, जहाँ इसके मामा बाबा इसका इंतजार कर रहे थे। वो भी सलाम करती चेयर पर बैठ गई और खाना खाने लगी। साथ साथ वो लोग बातें करने लगे। दूसरी तरफ रहमान घर आया तो इसने घर में कुछ मेहमानों को देखा। वो सलाम करता अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। थोड़ी देर बाद इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए मामा। बेटा आज का दिन कैसा गुजरा आपका? नगीन बोली। ठीक था मामा। आप बताएं ये मेहमान कौन थे? बेटा ये मैंने एक रिश्ते वाली औरत को बोला हुआ था, ये इसने भेजे हैं। वो रिश्ते का नाम सुनकर वो बेजार हो गया। मामा प्लीज, आप क्यों इन औरतों के पीछे पड़ी रहती हैं? मैंने बताया तो है जब मुझे कोई पसंद आएगी मैं आपको बता दूंगा। कब तुझे पसंद आएगी? 25 साल का हो चुका है तू और तुझे 25 साल में नहीं कोई पसंद आई तो आगे क्या पसंद आएगी? मामा प्लीज, मैंने बोला तो है आपको कि जब कोई अच्छी लगेगी मैं बता दूंगा। आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ चुकी हैं? तो फिर वो किसी की और किसकी शादी के पीछे पड़ूं? 25 साल के हो चुके हो और अभी तक शादी का नामो निशान भी नहीं है। हम दोनों भी चाहते हैं कि मरने से पहले तुम्हारी खुशियां देखें, लेकिन तुम हो कि हमारी बात सुनते ही नहीं। वो नाराजगी से बोलने लगी। मामा प्लीज, आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही शादी कर लूंगा। अभी तक मेरे दिल को कोई अच्छी नहीं लगी, जब लगेगी तभी शादी करूंगा ना। वो शरारत से बोला। पता नहीं कौन तुम्हारे दिल को अच्छी लगेगी। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, तुम्हारे दिल को कोई अच्छी लग गई तो ठीक है, वरना मैं अपनी मर्जी की अपनी बहू ले आऊंगी। अब मैं अब वो तुम्हारी शादी लेट नहीं कर सकती। लोग बातें करते हैं कि एक ही लड़का है,
आई थिंक 28 लिखना था, पहले भी 25 लिखा हुआ है। 28 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं की। फिर मुझे तकलीफ होती है लोगों की बातें सुनकर। वो उदासी से बोलने लगी। मामा प्लीज, आप क्यों लोगों की बातें इतना दिल पर ले लेती हैं? आप परेशान ना हुआ करें, और वैसे भी जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है ना। वो इन्हें समझाने लगा तो वो हाँ में सर हिला गई। अच्छा बाहर आ जाओ, खाना खाते हैं, तुम्हारे बाबा भी आ चुके हैं। जी मामा। वो अपनी मामा के साथ उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चुका था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। और सॉरी, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा शेर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, मैं ठीक हूँ। और आप बताएं कैसा काम चल रहा है, और हाशिम अंकल कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। और हाशिम अंकल भी ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा चलें कभी वक्त निकाल कर मिलता हूँ इनसे। इस तरह सबने मिलकर खाना खाया और साथ साथ बातें भी करने लगे। ये थी गुलजार साहब की फैमिली। गुलजार साहब का एक ही बेटा है, रहमान, और इनकी बेगम का नाम नदीम है। गुलजार साहब का एक बिजनेस है जो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर चलाते हैं, और इनका बेटा रहमान है जो कि एक प्रोफेसर है। टीचिंग टीचिंग करना इसका शौक है। इसके वालिद साहब ने इसे कई मरतबा समझाया कि अब इनके साथ बिजनेस में आए, लेकिन मन ही माना और फिर अपना शौक पूरा करने लग गया। रहमान एक बिलाशुबह हसीन मर्द है। 28 साल का होने के बावजूद भी वो कम उम्र लगता है। खाना खाकर वो अपने रूम में आ गया और सोने के लिए बेड पर लेट खाना खाकर वो अपने रूम में आ गया और सोने के लिए बेड पर लेट गया। आंखें बंद करते ही इसकी आंखों के सामने माहा का चेहरा आया और इसकी बातें याद करते हुए मुस्कुराने लग गया, और फिर जल्द ही नींद के आगोश में चला गया। माहा, बेटा उठ जाओ, पता नहीं तुम कब खुद से उठा करोगी। मैं तो तुम्हें उठा उठा कर भी थक चुकी हूँ। क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? आइंदा तुम अलार्म लगा कर सोया करोगी और खुद उठा करोगी। मुझसे तुम्हारे कमरे के बार बार चक्कर लगाए नहीं जाते। वो इसके सर पर खड़ी इसको सुना रही थी जबकि वो पुरसुकून से लेटी हुई। मामा प्लीज, उठने लगी हूँ। वो ये कहती फिर आंखें बंद करके। उठ जाओ लड़की, फिर तुमने ना सही से नाश्ता करती हो और भाग जाती हो। उठो मेरे पास, मेरे साथ चलो। अभी 20 मिनट रह चुके हैं तुम्हारी बहन आने में। 20 मिनट का सुनते ही जल्दी से बेड से नीचे उतरी और वॉशरूम में बंद हो गई। सबीन बेगम मुस्कुराने लगी। पागल है ये लड़की। वह जल्दी से तैयार हुई और बाहर की तरफ भागी। अपने बाबा से मिलकर वो नाश्ता करने लगी। आज इसने अच्छे से नाश्ता किया था। तभी इसकी बहन आई और वो फिर दोनों को खुदा हाफिज कहती कॉलेज के लिए निकल गई। सारे रास्ते वो लीजे को ड्रामे की स्टोरी सुनाती थी आई जो इसने रात को देखा था। अलीसे तो इसकी स्टोरी सुनकर हैरान रह जाती थी कि कैसे इसने एक एक सीन याद किया हुआ है, और अगर पढ़ाई की बात आ जाए तो इसको एक लफ्ज भी नहीं याद होता। दोनों कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो वैन से उतरी और अंदर की तरफ बढ़ गई। इनका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। 1 मिनट बाद ही प्रोफेसर रहमान आ चुके थे। रहमान की आते ही नजर वहां पर पड़ी जो अलीजे के साथ बातें करते हुए मुस्कुरा रही थी। इसको मुस्कुराता देख इसके दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन इसने जल्दी से लेक्चर स्टार्ट कर दिया। लेक्चर में भी इसकी बार-बार नज़र वहां पर पड़ी थी जो फर्स्ट रो में सामने ही बैठी हुई थी। रहमान की नज़र भटक-भटक कर वहां पर जा रही थी। वहां भी प्रोफेसर को बार-बार अपनी तरफ देखता पाकर कंफ्यूज होने लगी। यार अलीज़े, ये प्रोफेसर बार-बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? वो अलीज़े को कोहनी मारती हुई आराम से बोली। मुझे क्या पता यार, क्यों देख रहे हैं? अलीज़े बोली। यार मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मुझे उठाकर कोई क्वेश्चन ही ना पूछ ले। वहां उदासी से बोली। तो फिर यार तो लेक्चर पर ध्यान देना, इन पर ना दे। अलीज़े बोली। यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरा दिल है कैंटीन में जाकर कुछ खाने को। वो आराम से बोली। यार फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें भूख लग चुकी है, घर से कुछ नहीं खा कर आई? यार नाश्ता करके आई हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भूख लग रही है। चल अब सब्र कर, फ्री लेक्चर में या फिर ब्रेक में कुछ खा कर आएंगे। ठीक है, कितना टाइम रह गया है फिर लेक्चर खत्म होने में? 10 मिनट रह गए हैं, अलीज़े बोली। पता नहीं 10 मिनट कब गुजरेंगे। स्टैंड अप आप दोनों। प्रोफेसर की आवाज पर वो दोनों चौंक कर इसकी तरफ मतवजा हुई और खड़ी हो गई। आप दोनों बातें कर रही हैं? नहीं सर, माहा जल्दी से बोली। मिस माहा, मैंने खुद देखा है कि आप बातें कर रही हैं। ठीक है, अगर आप बातें नहीं कर रही तो बताएं मैंने अभी क्या समझाया है। ये सुनकर वहां का एक रंग आने लगा और एक जाने लगा। इसलिए जल्दी से अलीजे को कोहनी मारी। बताएं मिस माहा, मैंने क्या समझाया है? माहा शर्मिंदगी से आंखें नीचे गिरा गई। बैठ जाएं आप दोनों, ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अ, किधर गया ये? लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप दोनों ने बातें की क्लास में तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो थोड़ा गुस्से में बोला और फिर अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया। वो दोनों चुपचाप बैठ गई और ध्यान से लेक्चर नोट करने लगी। लेक्चर खत्म होते ही मेहमान क्लास से बाहर चला गया। कितना खड़ूस सर है ये, मेरे मुझे तो इन पर बहुत गुस्सा है। गुस्सा तुम्हें क्यों
آ رہا ہے؟ تمہیں اپنی غلطی نہیں نظر آ رہی؟ علیزہ وہاں سے بولی۔ یار تو بس کر دے، تجھے بس میری ہی غلطی نظر آتی ہے، اس خڑوس پروفیسر کی نظر نہیں آتی؟ یار غلطی ہم دونوں کی ہے، ہم باتیں کر رہی تھی، اس میں پروفیسر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چل بس کر دے، آئی تو پروفیسر کی چمچی۔ تو میری دوست ہے یا اس پروفیسر کی جو اس کی طرفداری کر رہی ہے؟ ماہا مصنوعی غصے سے بولی۔ اچھا یار سوری، پروفیسر کی غلطی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم اگر باتیں کر رہے ہیں تو پروفیسر کو چاہیے تھا کہ وہ ہماری باتیں سنتا آرام سے۔ اب ٹھیک؟ اب تو خوش؟ علی سے مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ روٹین کے مطابق انہوں نے دوسرے لیکچر لیے خاموشی سے۔ کلاس کسی کو کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ پوری کلاس میں نام میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے جو پڑھایا ہے اس میں سے کل کچھ کوشچن آپ لوگوں سے سالو کرواؤں گا میں۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکچر ختم ہوا تو ایک نظر وہاں پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چھٹی ہوئی اور وہ دونوں پھر ابھی اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ فریش ہوئی، کھانا کھایا اور پڑھائی کا بول کے اپنے روم میں چلی گئی اور ڈرامہ دیکھنے لگی۔ اگلی صبح وہ کالج گئی تو اسے بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا کہ پروفیسر رحمان نے بولا ہے کہ میں کوشچن آپ لوگوں سے سالو کرواؤں گا، اور ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی جب پروفیسر رحمان کلاس میں داخل ہوئے۔ سب ایک ساتھ سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک نوٹ بک کھولی اور ایک کوشچن بورڈ پر لکھ دیا، اور سب سے پہلے انہوں نے ماہا کو اٹھایا اور بولے، اس کو آ کر حل کرو۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر جلدی سے بولی، سر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کل۔ مس ماہا، کل تو آپ نے بولا تھا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ جی سر آئی تھی تب، لیکن گھر جا کر میں نے جب دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ پروفیسر اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کتنی معصوم اور پیاری تھی، چھوٹی سی بچی لگتی تھی، اور اس نے اس کو ڈانٹنا چاہا لیکن ڈانٹ نہ سکی۔ اس نے پھر باقی کچھ اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو ان میں سے کسی کا جواب ٹھیک تھا اور کسی نے غلط لکھے، تو پھر اس نے سب کو بٹھا دیا اور دوبارہ ان کو سمجھانے لگ گیا۔ ماہا نے تو شکر ادا کیا کہ آج اس کے انسلٹ نہیں ہوئی تھی سب کے سامنے۔ باقی پیریڈ لینے کے بعد وہ بریک کینٹین کی طرف چل رہی تھی۔ وہ ڈرامے کی سٹوری میں اتنی مگن تھی کہ سامنے سے آتا بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کی ٹکر ایک وجود سے ہوئی تھی اور اسے لگا اس کا سر پھٹ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر دی۔ ایک منٹ بعد اس نے اپنے سر سے ہاتھ ہٹایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کیا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ پروفیسر رحمان تھے۔ اس کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ اسے لگا اس کا سر کسی لوہے کی چیز پر لگا ہے اور خون نکلنے لگ گیا، لیکن خون نہیں تھا۔ سوری سر، وہ جلدی سے بولی۔ پروفیسر اس کی حرکت پر مسکرانے لگ گئے۔ مس ماہا دھیان سے چلا کریں، وہ یہ بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی علیزہ سے بولی، یار لگتا ہے سر نے اپنے اندر لوہا فٹ کروایا ہوا ہے، میرا سر ہی پھاڑ دیا انہوں نے۔ وہ دوبارہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے بولی، یار قسم سے میرا سر درد کرنے لگ گیا ہے ادھر سے۔ خڑوس کہیں کے جب سے آئے ہیں کبھی میری انسلٹ کر دیتے ہیں، کبھی مجھے نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ چلیں یار آ جا، تجھے میں کینٹین سے میڈیسن لے کر دیتی ہوں، تیرا سر ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں، تجھے پتا ہے مجھے میڈیسن نہیں پسند۔ چل آ جائیں یار کچھ کھا کر آتے ہیں۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگی۔ پروفیسر رحمان اپنے کیبن میں بیٹھا سوچے میں بیٹھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی تھی، وہ تھی ماہا، لیکن وہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ وہ سوچنے لگا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتا کچھ پیپر نکال کر دیکھنے لگا، لیکن اس کا دھیان بار بار بھٹک کر ماہا کی طرف جا رہا تھا۔ پھر سب معمول کے مطابق ہوا۔ وہ گھر آیا تو اس کے ماما کوئی تیاری کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کل تمہارے ابو کے بزنس پارٹنر کھانے پر آ رہے ہیں تو اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہاشم کل آ رہے ہیں؟ ہاں، وہ ان کی بیوی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ بیٹی کے ذکر پر اس کا موڈ آف ہوا اور اسے ماہا یاد آئی۔ وہ جلدی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اور فریش ہونے لگا۔ فریش ہو کر باہر آیا، اس نے اپنی موم ڈیڈ کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر ریسٹ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی وہ ماہا کی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اسی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے دن چھٹی تھی تو ماہا اور اس کی فیملی گلزار صاحب کے گھر دعوت کے لیے آئے تھے۔ ماہا کا دل نہیں تھا، لیکن اس کے گھر والے اس کو زبردستی ساتھ لے آئے۔ وہ چاہ رہی تھی وہ گھر ہی رہے اور پھر سارا دن ڈرامہ دیکھے، لیکن اس کے بابا نے اس کو بتایا کہ میرے بہت قریبی فرینڈ ہیں اور بزنس پارٹنر بھی ہیں، تو تمہارا جانا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اتنی دفعہ بولا کہ اپنی فیملی کو ہمارے گھر لے کر آئیے گا، اس لیے ماہا ان کی بات مانتی ان کے ساتھ چلی گئی۔ جا کر وہ ان سے ملی۔ نگین بیگم ماہا کو دیکھ کر خوش ہوئی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ رحمان آج لیٹ اٹھا تھا۔ وہ فریش ہو کر تھوڑی دیر بعد نیچے آیا تو اسے لاؤنج میں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ان کی طرف چل پڑا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر ماہا پر پڑی تو وہ
ठिठक गया। ब्लैक कलर की सादा सी शलवार कमीज में वो कोई परी ही लग रही थी और नगीन बेगम के साथ बातें करने में मसरूफ थी। इसने रहमान को नहीं देखा था। रहमान ने सलाम करके सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया तो हाशिम साहब उठकर इससे मिले। फिर इसने सबीन बेगम से प्यार लिया, जबकि वहां तो आंखें फाड़े हैरत से इसे ही देख रही थी। हाशिम साहब को वो जानता था। एक दो दफा इनसे मुलाकात घर से बाहर हो चुकी थी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि माहा इनकी बेटी है। वो माहा के सामने सोफे पर बैठ गया। इसकी नजरें बार बार माहा पर जा रही थी, जबकि माहा भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ये खड़ूस सर इधर क्या कर रहे हैं, कहीं यही तो नहीं इनके बेटे, वो दिल में सोचने लगी। और बताओ बेटा क्या करते हो आजकल? कुछ खास नहीं अंकल, बस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे तुम्हें चाहिए था तुम अपने डैड के बिजनेस में हेल्प करवाते। हाशिम छोड़ दो, आजकल के बच्चे बस अपनी मर्जी करते हैं। तुझे पता तो है ना, गुलजार साहब हाशिम से बोली। फिर सब आपस में बातें हल्की फुल्की बातें करते हुए खाना खाने लग गए। खाना खाने के बाद उन्होंने घर जाने की इजाजत ली और घर की तरफ चल पड़े। अगली सुबह वहां ने अलीसे को पूरी स्टोरी बताई। क्या यार सच में वो प्रोफेसर तुम्हारे बाबा के बिजनेस पार्टनर के बेटे हैं? हाँ यार, हम कल उनके घर गए थे तो मैंने इधर देखा। वो इधर भी मुझे घूर रहे थे, जैसे मुझ पर किसी बात का गुस्सा हो। मुझसे तो अच्छे से खाना भी नहीं खाया गया। उन्होंने बिरयानी बहुत मजे की बनाई थी, वो इसे बताने लगी। आज इसने प्रोफेसर की नजरें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही महसूस की। वो इसको देखकर मुस्कुराते रहे। इसे अजीब सा फील होने लगा तो उसने अलीसे को बताया, यार वो इसलिए तुम्हारी तरफ देख रहे होंगे कि तुम इनके घर गई थी, और क्या पता तुम इन्हें प्यारी लगी हो और शरारत से बोली। बकवास ना करो, ऐसी ही बातें करती है हुए इनका दिन गुजरा। रहमान घर आया तो उसने घर वालों से बात करने का फैसला किया। फ्रेश होने के बाद वो खाने की टेबल पर इनसे मुतवज्जा हुआ। मामा बाबा, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। दोनों हम आवाज बोले। बाबा मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। इसकी बात सुनकर वो दोनों खुश हुए। फिर इस लड़की का पूछा, बाबा मुझे अंकल हाशिम की बेटी बहुत पसंद आई। वो मेरे कॉलेज में मेरी स्टूडेंट भी है। वो बिला झिझक अपनी बात बताने लगा। इसके बाद सुनकर वो दोनों खुश भी हुए और हैरान भी हुए। ठीक है बेटा, हम इनसे बात करेंगे। वो खुशी से बोले तो वो भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपने रूम में चले गए। देख लो बेगम, अपने बेटे को ये काम खुद से 5 साल छोटी लड़की पसंद की है, और वो भी मेरे दोस्त की। अब मैं इससे कैसे बात करूंगा? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? इसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? मेरी बेटी कितनी छोटी है और इसका बेटा कितना बड़ा है। ऐसा मत सोचें, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे पता है, और मुझे तो वैसे भी वो लड़की बहुत पसंद आई है। ऐसी ही मुझे बहू चाहिए, छोटी सी प्यारी सी और सबको बस हंसाने वाली। इससे बात करके मुझे कल बहुत अच्छा लगा था, और ऐसे भी वो मेरे बेटे की पसंद है तो मुझे दिलो जान से कबूल है। और बस आपसे जल्दी से बात करें, हम इनके घर पर रिश्ता लेकर जाएं। ठीक है बेगम, कल मैं हाशिम साहब से बात करूंगा और फिर देखता हूँ वो लोग क्या बोलते हैं। अगर अगले दिन गुलजार साहब ने हाशिम साहब से बात की तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कोई इतराज ना किया और उन्हें अपने घर आने की इजाजत दी। हाशिम साहब ने घर आकर अपनी बीवी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि इनको भी रहमान बहुत पसंद आया था। अगली सुबह सेकंड टाइम वो इनके घर रिश्ता लेकर आए। माह कॉलेज से आज जल्दी आ चुकी थी। इसकी अम्मी ने इसको हल्का सा तैयार होने का बोला। वो तैयार हुई और नीचे आ गई। सामने गुलजार साहब की फैमिली को देखकर वो खुशी से इन्हें मिली और इनके पास ही बैठ गई। मेहमान साथ नहीं आया था, इसने शुक्र अदा किया, वरना इसको लगता था कि घर में भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उन्होंने सारी बात माहा के सामने ही करने का फैसला किया। हाशिम साहब, हम माहा को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। हम माहा को रहमान के लिए मांगने आए हैं। यह बात सुनकर माहा का दिमाग साए साए करने लगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके जहन में बस एक ही फिक्रा बोला जा रहा था, रहमान के लिए माहा। वो गुस्से में वहां से उठी और कमरे की तरफ भाग गई। लगता है बच्ची शर्मा गई है। सबीन बेगम भी मुस्कुरा कर बोली। दोनों फैमिली ने आपस में बातचीत करके इनका रिश्ता पक्का कर दिया। माहा का कमरे में आकर गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। समझते क्या है प्रोफेसर, खुद को खड़ूस इंसान अपनी उम्र नहीं देखते और मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो गुस्से से में बोलती जा रही थी। वो लोग हाशिम साहब से मिले और घर चले गए। तो उन्होंने माहा को नीचे बुलाया, इन्हें सारी बात बताई। इसने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो वो बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ दिन का टाइम देते हैं, तो तुम सोच लेना, फिर हमें बता देना। हमें तो रिश्ता बहुत मुनासिब लगा। लड़का पड़ा हुआ सुलझा है और समझदार है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इनकी बातें वो चुप करके सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। इसका दिल बहुत बेचैन होने लगा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी इसके साथ क्या हो रहा है। जिंदगी में पहली बार इसका ड्रामा देखने को दिल न किया। बस वो चाहती थी जल्दी से सुबह और वो कॉलेज जाकर प्रोफेसर रहमान का मुंह तोड़ दे। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में अपना रिश्ता भेजने की? सारी रात इसको नींद नहीं आई।
आज इसकी मामा को उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही उठकर तैयार होकर नीचे आ गई और नाश्ता किया और फिर वैन आई तो वो इस पे सवार होकर कॉलेज की तरफ चल पड़ी। इसने सारी बात अपनी दोस्त को बताई तो लीजे भी बहुत हैरान हुई और खुश भी। वो जल्दी से क्लास में गई और फिर प्रोफेसर के का इंतजार करने लगी। प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए तो सबने इनको सलाम किया। महा ने नफरत से एक नजर प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर इसको देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसके मुस्कुराने पर इसे प्रोफेसर जहर लगा और इसे बर्दाश्त न हुआ। वो उठी, इसकी तरफ बढ़ी और एक थप्पड़ प्रोफेसर के चेहरे पर दे मारा। आपने ही अपने घर वालों को भेजा मेरे घर, आपकी हिम्मत कैसी मेरे घर रिश्ता भेजने की, आपको शर्म नहीं आई? मैं आपसे कितनी छोटी हूँ और आपने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। नहीं करती मुझे आपसे शादी और प्लीज खुदा का वास्ता है आप अपने घर वालों को खुद ही बता दीजिएगा, दोबारा वो लोग हमारे घर ना आए, वरना मैं वो करूंगी कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे। सारे बच्चे हैरत से कभी वहां और कभी प्रोफेसर की तरफ देख रहे थे। प्रोफेसर इसकी बात सुनता हैरान हो गया था। इसको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रहमान भी यकीन के आलम में इसकी तरफ देख रहा था जबकि वो गुस्से में वहां से बाहर चली गई। प्रोफेसर रहमान भी वहां से अपने कैबिन की तरफ आ गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं कि इसको वहां पर गुस्सा नहीं आया था क्योंकि इसकी इतनी ही गलती थी, वो इससे छोटी थी इसलिए चीज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने अपने दिल की हाथों मजबूर होकर ये सब किया था। अब इसे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। वो घर आई तो रात के खाने पर इसके घर वालों ने इसे पूछा तो इसने कोई जवाब ना दिया, वहां से उठकर चली गई। माँ बहुत छोटी है, अभी इसे कुछ वक्त दें, वो अपना माइंड सेट कर ले तो तभी वो कोई जवाब देगी। वहां की मम्मा बोली तो हाशिम साहब इस बात में सर हिला के। दूसरी तरफ रहमान ने इस वाक़े के बाद कोई भी बात घर वालों से नहीं की थी और कॉलेज में भी माँ और प्रोफेसर में कोई बात नहीं हुई। प्रोफेसर इसको देखने से ग्रेज ही करता है, बस आराम से अपना लेक्चर देता और अपने कैबिन में आ जाता। वहां को पछतावा हुआ कि इसे ऐसे सबके सामने ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता था। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। कॉलेज वालों ने एक ट्रिप का प्लान बनाया जिसमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चों को लेकर जाना था। सारे बच्चे बहुत खुश थे। माह और अलीजे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सारे बच्चे बहुत खुश थे। माह और अलीजे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो दोनों एक साथ कहीं घूमने जाएं। वो सब इस्लामाबाद घूमने के लिए निकल के इन लोगों ने इधर 2 दिन रुकना था। सब बच्चे बहुत खुश थे और बहुत इंजॉय करते रहे। रात के लिए लड़के और लड़कियों का रुकने के लिए अलग अलग होटल में इंतजाम हुआ। एक दिन रुकने के बाद अगली सुबह बारिश शुरू हो चुकी थी। माह को बारिश बहुत पसंद थी। वो हल्की फुल्की बारिश देखकर वो खुश हो गई और फिर बाहर चली गई। वहां से वो चलती चलती होटल से काफी आगे निकल आई। हर तरफ हरियाली थी और हरियाली के ऊपर बारिश के कतरे बहुत प्यारे लग रहे थे। वो इनकी वीडियो बनाने लग गई और वीडियो बना रही थी कि जो कुछ आवारा लड़के इसके पास आ गए। हाय स्वीटी कैसी हो, एक लड़का बोला। वो अपने पास से लड़के की आवाज सुनकर एकदम उछल पड़ी। लड़के इसकी तरफ देखकर हंसने लगे और इससे बातें करने लगे। वो 3 लड़कों को अपने पास देखकर इसका डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। इसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो जल्दी से आगे की तरफ भागने लगी जब एक लड़के ने इसकी बाजू पकड़ ली। अरे स्वीटी कहाँ जा रही हो, आज तो तुम हमारे शिकार हो, हमारे साथ रहोगी। ये अल्फाज सुनकर इसका दिमाग सुन्न हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। वो 3 लड़के थे और अकेली लड़की, वो कुछ नहीं कर सकती थी। लड़के इसको घसीट कर लेकर जाने लगे। एक लड़के ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया और इसको जबरदस्ती वो एक तरफ लेकर जाने लगे। दूसरी तरफ अलीजे इसको ढूंढती ढूंढती नीचे आई तो इसे सामने ही प्रोफेसर रहमान नजर आया जो बाकी प्रोफेसर के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इसको इधर उधर नजर दौड़ाता देख वो इसकी तरफ बढ़े और इससे पूछा क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? नहीं प्रोफेसर, आधा घंटा हो चुका है, माँ अभी तक आई नहीं। वो तो मेरे बगैर कहीं नहीं जाती, लेकिन आज पता नहीं वो किधर चली गई। क्या मतलब, आपको कुछ पता बताकर भी नहीं गई? वो बस ये बता रही थी कि बारिश है और मैं नीचे जा रही हूँ। इसके अलावा इसने कुछ नहीं बताया और फिर मैंने सारी तरफ देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही। ये सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बाहर आया और इसको ढूंढने लगा। जब इसे कहीं नहीं मिल रही इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। भागते भागते वो वहां आ गया जहां से वो लड़के इसे लेकर जा रहे थे। इसने इन लड़कों को देखा तो इसकी तरफ बढ़ा। जल्दी से इसने एक लड़के को पकड़कर पीछे की तरफ धकेला और सामने इसने देखा माह को, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, सांस भी फूल चुकी थी। ए लड़की, ये हमारा शिकार है, तो हम लड़के हैं, ये हमारे शिकार है तो हमारे दरमियान में नहीं आएगा। एक लड़का बोला तो रहमान ने गुस्से से मुक्का इसके मुंह पर मारा। फिर बारी बारी तीनों लड़कों को मुक्के मारते वो जमीन पर गिरा चुका था और वो कराहने लगे थे। वो फौरन माह की तरफ बढ़ा जो इससे ही देख रही थी। इसके पास आने पर वो इसके गले लगी और फुट फुट कर रोने लगी। प्रोफेसर ने इसे कुछ अलग किया और इसको बाजू से पकड़कर इसे होटल की तरफ ले गया। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई और वो होटल पहुंच गया। लीजे को इसने सब कुछ बताया तो वो हैरान रह गई। होटल में आकर वो बहुत रोई थी और फिर अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इसकी इज्जत को महफूज रखा। अगली सुबह वो सब अपनी घर की तरफ निकल चुके थे। माह की आंखों के सामने बार बार वो मंजर घूमता था। कैसे प्रोफेसर ने इसकी जान बचाई, अगर वो यहाँ ना होता तो शायद वो आज जिंदा यहाँ से वापस घर ना जा रही होती। इसकी लाश होती यहाँ। इन्हीं सोचों में गुम वो कॉलेज पहुंच गए थे। वो बस से उतर कर वो लोग वैन में बैठे और घर आ गए। घर आकर वो अपने घर वालों से मिली और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में आकर वो सोने की कोशिश करने लगी लेकिन इसे नींद नहीं आई। इसका दिल बहुत बेचैन होने लगा। वो और फिर सोचों में ही वो कब सोगी से पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो कॉलेज के फर्स्ट पीरियड में सर रहमान को इसने देखा।
वहाँ की नज़र बार-बार रहमान की तरफ जा रही थी, लेकिन इसने एक बार भी नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था। इसका दिल बेचैन होने लगा कि एक बार सर मेरी तरफ देखे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा था। ब्रेक टाइम में इसने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो इनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनी। महा का दिल बहुत उदास हो गया था। इसे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसे इनसे शादी नहीं करनी थी, तो इनके अपने घरवालों को बताना चाहिए था। यूँ सबके सामने इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और ना ही इन्हें ज़लील करना चाहिए था। वो इन्हें सॉरी करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। वक़्त ऐसे गुज़रने लगा, महा किसी न किसी मौका के इंतज़ार में रहती, लेकिन इसे मौका नहीं मिलता था और फिर धीरे-धीरे इसे सर ठीक लगने लगे। लेकिन प्रोफ़ेसर रहमान ने कभी इससे ना बात की और ना ही कभी इसकी तरफ देखा। इस वाक़ये के बाद 2 हफ़्ते गुज़र चुके थे। हाशिम साहब ने महा से रिश्ते के बारे में पूछा, तो उसने यही जवाब बोला कि जैसे आपको ठीक लगी, तो वो खुश हो गए। उन्होंने गुलज़ार साहब को ये बात बताई, तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए। रहमान घर आया तो इसके घरवालों ने जब इसे ये खबर सुनाई, तो उसने कुछ ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बस हाँ में सर हिला दिया। बेटा अब तुम बताओ, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि अभी निकाह कर लें और फिर कुछ टाइम बाद रुखसती कर देंगे। तुम बताओ क्या चाहते हो तुम? मामा जैसा आप लोगों को मुनासिब लगे, मुझे कोई मसला नहीं है। इसने संजीदगी से जवाब दिया और ऊपर की तरफ चल पड़ा। रूम में आकर वो मुस्कुराने लगा, ये क्या, पहले तो ये बहुत खुश था, अब इसे क्या हो गया? अब फिर कहीं से भूत उतर उतर तो नहीं गया शादी का? वो हँसते हुए गुलज़ार साहब से बोलने लगी, मैं तो कल से ही शॉपिंग शुरू करती हूँ अपनी बहू की। हाँ, हाँ बेगम ज़रूर करिए। वो भी मुस्कुरा कर बोले, अगली सुबह दोनों का सामना हुआ, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई और रूटीन के मुताबिक सब कुछ हुआ। नगीन नगीन बेगम ने सबीन बेगम को बोला कि हम महा को साथ लेकर जाना चाहते हैं शॉपिंग पर, तो उन्होंने खुशी से इजाज़त दे दी। अगली सुबह नगीन और गुलज़ार साहब महा को लेकर शॉपिंग करने चले गए। महा ने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी, जबकि रहमान कॉलेज गया हुआ था। वो क्लास में इंटर हुआ तो इसने एक नज़र क्लास पर दौड़ाई, लेकिन इसे वहाँ की नज़र ना इसके घरवालों ने इसे शॉपिंग का नहीं बताया था और ना ही इसे कुछ आइडिया था। वो चुपके-चुपके वहाँ को देखता था। आज भी इसका दिल इसे देखने के लिए बेचैन होने लगा। इसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। हुआ था आज का दिन इसका बहुत बुरा गुज़रा। वो घर गया तो नगीन साहब और गुलज़ार साहब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इसने सलाम किया और वो भी इनके साथ बैठ गए। क्या हो बेटा, तुम थके-थके लग रहे हो? नगीन बेगम बोली। जी, आज बस पता नहीं क्या हुआ, थक गया हूँ। लगता है आज मेरी होने वाली बहू को कॉलेज में नहीं देखा इसलिए थक गई हो। वो मुस्कुरा कर बोली तो इसने चौंक कर इनकी तरफ देखा। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये देखो, हम लोग शॉपिंग करके लाए हैं। अपनी बहू की देखो तुम्हें पसंद है या नहीं? वो इसकी सारी शॉपिंग दिखाने लगी। इसने सारी शॉपिंग देखी और बोला, मामा आपकी चॉइस तो बहुत प्यारी है। ये मेरी नहीं तुम्हारी बीवी की चॉइस है। इसने हैरानगी और सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखा। ये माहा ने सब कुछ खुद पसंद किया है? वो हमारे साथ गई हुई थी इसलिए वो कॉलेज नहीं आई। और मेरा बेटा आज उदास से शक्ल से साफ पता चल रहा है। वो मुस्कुरा कर बोली तो वो उठकर अपने कमरे में चला गया। मैडम मान ही गई हैं शादी के लिए और अपनी पसंद की शॉपिंग कर रही हैं, मान ही जाना था। तो इस दिन इतना ड्रामा क्यों किया? ड्रामा क्यों किया था? वो दिल में सोचने लगा। कुछ देर दिन बाद इनके निकाह का दिन भी आन पहुँचा। वो व्हाइट कलर की शरारा में बहुत प्यारी लगती थी। रहमान ने भी व्हाइट कलर की कमीज सलवार पहनी हुई थी। दोनों आमने-सामने बैठे हुए थे। दरमियान में एक पर्दा हाइल था। दोनों ने अजायबो कबूल के सारे फ़राइज़ अदा किए और हर तरफ मुबारक का शोर उठ गया। निकाह में उन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस करीब के रिलेटिव्स को बुलाया था। निकाह के होने के बाद वो उठा और महा की तरफ आया। महा के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी आज, इसलिए अपने सारे हक़ किसी और के नाम कर लिए थे और वो पिचोइस का प्रोफ़ेसर था। इससे उम्र में कई साल बड़ा था। वो उठा, इसने महा का घूंघट उठाया और इसे दोनों बाजुओं से पकड़ कर खड़ा किया और इसके माथे पर अपने लब रख दिए। सब लोग देखकर मुस्कुराने लगे, जबकि महा का शर्म के मारे बुरा हाल हो चुका था और इसके साथ खड़ी इसके सीने तक आ रही थी। मुबारक हो मिसेज़ रहमान, वो मुस्कुरा कर बोला तो वो मुस्कुरा भी ना सकी। खाना खाने के बाद सब मेहमान अपने-अपने घर चले गए। रहमान ने वहाँ को एक छोटी-सी डिब्बी दी। अम, किधर गया? छोटी-सी डिब्बी दी। महा ने सवालिया नज़रों से रहमान की तरफ देखा। आपका गिफ्ट। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो लोग भी रुखसत हो चुके थे। महा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो अपने कमरे में आई, डिब्बी को एक साइड पर रखा। इसने ड्रेस चेंज की, मेकअप रिमूव किया और फिर बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। फिर इसने वो डिब्बी खोल कर देखी, जिसमें एक रिंग थी, जिसके ऊपर 2 दिल बने हुए थे। वो बहुत प्यारी रिंग थी। रिंग को देखकर इसका दिल खुश हो गया। इसने जल्दी से अपनी फिंगर पर पहन ली। वो पुरसुकून थी और आँखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगी। वक़्त गुज़रने लगा। कॉलेज में वो एक स्टूडेंट और प्रोफ़ेसर की हैसियत से ही एक-दूसरे से बात करते थे। महा को प्रोफ़ेसर अच्छे लगने लगे थे और इसने अपने किए की गलती माफ़ी माँग ली थी। खत्म शब्द।